नमस्कार। जरा सोचिए, तीन पड़ोसी देश, तीनों ने अपनी इकोनॉमिक जर्नी, अपनी आर्थिक दौड़ एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू की। लेकिन आज आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक देश दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है और बाकी दो अभी भी अपनी राह तलाश रहे हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? आज हम भारत, चीन और पाकिस्तान की इसी दिलचस्प आर्थिक कहानी की परतों को खोलेंगे। इन्होंने अपना आधुनिक विकास, मतलब मॉडर्न डेवलपमेंट, लगभग एक ही वक्त पर शुरू किया। तो फिर आज इनकी कहानियां इतनी अलग अलग क्यों हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया से। ये 20वीं सदी का बीच का दौर था और तीन नए देश अपने भविष्य की कहानी लिखने को एकदम तैयार थे। देखिए, टाइमलाइन कितनी मिलती जुलती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए। ठीक 2 साल बाद 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और 1950 आते आते तीनों देश अपनी अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के साथ विकास की दौड़ में कूद पड़े। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये वाकई में एक ही स्टार्टिंग ब्लॉक पर खड़े थे। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद इन तीनों ने शुरुआत में एक जैसे ही इकोनॉमिक मॉडल पर भरोसा किया। सबका जोर सरकारी कंट्रोल वाले डेवलपमेंट और सेंट्रल प्लानिंग पर था। लेकिन हाँ, एक जैसी शुरुआत का मतलब ये नहीं था कि मंजिल भी एक जैसी होगी। यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जहां इन देशों की आर्थिक रणनीतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। और यहीं पर पहला बड़ा फर्क दिखा। भारत और पाकिस्तान ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला रास्ता चुना, मतलब सरकारी कंपनियां भी थीं और प्राइवेट बिजनेस भी, दोनों साथ साथ चल रहे थे। दूसरी तरफ चीन ने एक एकदम कट्टर रास्ता अपनाया। वहां सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, जमीन से लेके फैक्ट्री तक सरकार के कंट्रोल में था। चलिए अब थोड़ा चीन के उस कट्टरपंथी रास्ते पर गौर करते हैं, जिसने उसके भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चीन का मकसद सिर्फ धीरे धीरे विकास करना नहीं था, वो तो एक लंबी छलांग लगाना चाहता था। और ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक ऐसा ही जबरदस्त महत्वाकांक्षी अभियान था। मकसद चीन को रातों रात खेतीबाड़ी वाले देश से एक बड़ी औद्योगिक ताकत बना देना। जरा सोचिए कि पूरे समाज को कैसे बदल दिया गया होगा। लोगों से कहा गया कि अपने आंगन में स्टील बनाओ और बड़े बड़े सामूहिक खेतों में जाकर काम करो। ये इतिहास के सबसे बड़े सामाजिक प्रयोगों में से एक था, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये जो बड़ा सामाजिक प्रयोग था ना, ये एक बहुत बड़ी, एक भयानक त्रासदी में बदल गया। पॉलिसीज फेल हो गईं, ऊपर से भयंकर सूखा पड़ा और इन दोनों ने मिलकर चीन के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पैदा कर दिया। और नतीजा दिल दहला देने वाला था। करीब करीब 3 करोड़ लोगों की मौत। ये एक ऐसी मानवीय कीमत थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तबाही के बाद चीन को ये एहसास हो गया कि रास्ता बदलना ही होगा। और 1978 में ठीक वही हुआ। उन्होंने अपनी बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोलने शुरू कर दिए और बाजार की ताकतों को अपना काम करने दिया। सच कहूं तो ये चीन के आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो इन अलग अलग रास्तों का नतीजा क्या निकला? चलिए 70 साल बाद के इकोनॉमिक स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। देखिए, 1980 से 90 के बीच जब चीन ने अपनी इकोनॉमी को खोला तो उसकी ग्रोथ रेट 10% से भी ज्यादा थी। मतलब ये किसी आर्थिक चमत्कार से कम नहीं था। उस दौर में इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान भी भारत से तेज चल रहा था। पर कहानी ने फिर करवट ली और हाल के सालों में भारत ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। 1980 के दशक की यही जो जबरदस्त बढ़त थी, असल में यही वो नींव थी जिस पर चीन ने अपनी भविष्य की आर्थिक महाशक्ति की इमारत खड़ी की। इस शुरुआती रफ्तार ने चीन को अपने पड़ोसियों से दशकों आगे पहुंचा दिया। चीन का बदलाव कितना बड़ा है, ये सिर्फ एक नंबर से समझा जा सकता है, $35 ट्रिलियन। ये आज चीन की अर्थव्यवस्था का साइज है और इसी के दम पर वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक जबरदस्त उपलब्धि है। अच्छा, अब जरा भारत की आर्थिक बनावट को समझते हैं। आज भी भारत की लगभग आधी आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। ये दिखाता है कि भारत का जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर है, वो अभी भी उतनी नौकरियां नहीं बना पा रहा है जितनी की जरूरत है। अब इसी की तुलना चीन से कीजिए। यहां एक साफ बदलाव नजर आता है। चीन ने अपनी आबादी को बड़ी कामयाबी के साथ खेती से निकालकर फैक्ट्रियों और ऑफिसों तक पहुंचाया है। खेती पर उनकी निर्भरता भारत से लगभग आधी रह गई है, जो एक विकसित अर्थव्यवस्था की निशानी है। और आखिर में पाकिस्तान की तस्वीर पर नजर डालते हैं। यहां भी सर्विस सेक्टर तो मजबूत है, लेकिन खेती पर निर्भरता अभी भी चीन से कहीं ज्यादा बनी हुई है।
ये तीनों देशों की अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल साफ कर देता है। लेकिन क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही सब कुछ है? चलिए अब सिर्फ आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और लोगों की जिंदगी की क्वालिटी और सामाजिक तरक्की की तुलना करते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, है ना? असली विकास तो लोगों की जिंदगी में दिखता है, और जीवन प्रत्याशा जैसा एक अकेला आंकड़ा पूरी कहानी बयां कर देता है। चीन में एक औसत इंसान लगभग 78 साल जीता है, जबकि भारत में यह आंकड़ा 67-68 के पास है। ये 10 साल से भी ज्यादा का फर्क है। और ये तस्वीर और भी साफ हो जाती है जब हम दूसरे इंडिकेटर्स को देखते हैं, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, सेहत हो या फिर साफ सफाई की सुविधा। चीन अपने दोनों पड़ोसियों से काफी आगे निकल चुका है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। देखिए, चीन ने विकास की पारंपरिक सीढ़ी चढ़ी, पहले खेती, फिर फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद सर्विसेज। जबकि भारत और पाकिस्तान ने बीच की एक बहुत जरूरी सीढ़ी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग की थी, उसे लगभग छोड़ ही दिया और सीधे खेती से सर्विसेज पर छलांग लगा दी। इस एक फैसले ने उनके विकास की पूरी कहानी ही बदल दी। तो हमने देखा कि कैसे 3 पड़ोसी देशों ने 3 अलग अलग रास्ते चुने और उनके अंजाम भी 3 अलग अलग हुए। ये कहानी हमें बताती है कि विकास का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन जो भी रास्ता चुना जाता है उसके नतीजे दशकों तक महसूस किए जाते हैं। अब असली सवाल यह है कि भविष्य के विकास के लिए दुनिया इन 3 कहानियों से क्या सबक सीखेगी।